नमस्कार। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, अगली यूनिट के ऊपर चर्चा करेंगे भारत में शासन। और भारत में शासन की जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा और जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार के बारे में कि तो देखिए सरकार, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे सरकार क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम भारत में शासन इसकी पहली यूनिट है, उसका नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संसद, इसके कितने सदन है? 2। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो देखिए सरकार का अर्थ ऐसी संस्था जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है सरकार कहलाती है। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो देखिए सरकार का अर्थ ऐसी संस्था जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सरकार कहलाती है। और भारत में किस प्रकार का शासन है? लोकतंत्र शासन है। नागरिकों को सरकार चुनने के अधिकार भारत में प्रदान किए गए हैं। शासन की स्रोत शक्ति किसके पास है? नागरिकों के पास है। तो देखिए आगे सरकार के अंग। तो देखिए सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, उसके अंग कितने निश्चित किए गए हैं? 3। सरकार के 3 अंग है। सबसे पहला अंग कौन सा है? व्यवस्थापिका। सरकार का पहला अंग कौन सा होता है? व्यवस्थापिका। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है, इसके ऊपर हम देखते हैं। योजनाएं बनाना, कानून बनाना, नीतियों का निर्माण करना। नीति कौन सी? शासन की। नीतियों का निर्माण करना। किसकी नीतियाँ? शासन चलाने से संबंधित नीतियों का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? योजनाएं बनाना,
कानून बनाना और शासन की नीतियों का निर्माण करना कि किस प्रकार से शासन को चलाया जाएगा, कौन कौन से कानून जनता को मान्य होंगे, लागू होंगे, कौन कौन सी योजना जनता के विकास के लिए समय समय पर बनाई जाएगी। ये कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका के इतने भी प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं? चुने हुए होते हैं जनता के, सरकार के द्वारा, और जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। दूसरा अंग है सरकार का कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो देखिए कार्यपालिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, योजनाओं को क्रियान्वित करना, लागू करना। व्यवस्थापिका ने जो भी योजनाएं बनाए, कानून बनाए, उनको क्रियान्वित करने का, उनको लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग कौन सा होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। और देखिए न्यायपालिका क्या कार्य करती है? देश के सभी नागरिकों को समानता के साथ न्याय प्रदान करती है कि बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को समानता के साथ न्याय प्रदान करती है। भेदभाव नहीं करती है कि ये किस जाति का है, ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता के साथ न्याय प्रदान करती है। अब देखिए सरकार के कितने अंग हो गए? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनकी कार्य ये है। अब देखिए विश्व में जो सभी देशों की सरकारों की जो व्यवस्थापिका होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो देखिए विश्व के प्रमुख देशों की व्यवस्थापिका के नाम, विश्व के प्रमुख देशों की व्यवस्थापिका के नाम। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं USA अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है बच्चों? संसद है। जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? डाइट है। डाइट। जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? डाइट है। जर्मनी की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? बुंडेस्टाग। जर्मनी की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? बुंडेस्टाग। बुंडेस्टाग। ईरान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? ईरान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? मजलिस। मजलिस है। रूस की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? रूस। ड्यूमा। ड्यूमा। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। तो देखिए समझने का प्रयास करना, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? योजनाएं बनाना, कानून बनाना, नीतियां बनाना। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई कानूनों, योजनाओं को क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका देश के सभी नागरिकों को समानता के साथ न्याय प्रदान करती, बिना किसी भेदभाव किए हुए।
अब देखो समझने की बात यह है कि सरकार किसी भी देश की हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ज़्यादातर देशों में क्या है, एकात्मक शासन है, एक ही सरकार होती है। बड़े देशों में दो संघीय व्यवस्था है, शासन की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, बंटवारा किया गया है, तो वहाँ पर दो सरकारें होती है, तो राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार। तो अंग 3 ही है सरकार के। अब देखिए भारत में शासन कौन सा है, लोकतंत्रात्मक शासन है, और लोकतंत्रात्मक शासन है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया कि भारत का शासन कौन सी प्रणाली के द्वारा चलाया जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली के द्वारा। तो देखिए अब देखो विश्व के प्रमुख देश, ऐसे देशों के बारे में, ऐसे सभी देशों, ये मान के चलो विश्व के इतने भी देश हैं उनकी व्यवस्थापिका के अलग से नाम है। तो देखिए प्रमुख देशों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है बच्चों, कांग्रेस कहा जाता है। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, संसद नाम से जाना जाता है। जापान की व्यवस्थापिका को डाइट कहा जाता है। जर्मनी की व्यवस्थापिका को बुंडेस्टाग कहा जाता है। ईरान की व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है। रूस की व्यवस्थापिका को ड्यूमा कहा जाता है। और ब्रिटेन, जहाँ से भारत में संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ की व्यवस्थापिका को बच्चों क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे भारत की संसद की संरचना और संगठन। किसके ऊपर चर्चा करेंगे, भारत की संसद और संरचना, उसकी संगठन के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखना, समझने का प्रयास करना। प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद की संरचना बताइए, संगठन बताइए, कहने का मतलब संसद का निर्माण कैसे होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय संसद की संरचना और संगठन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए संसद, हाँ की संसद किसको कहा जाता है, भारत की व्यवस्थापिका को। तो देखिए संसद की संरचना एवं संगठन, निर्माण कैसे होता है और संगठन, और कौन कौन इसमें सम्मिलित है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह प्रावधान करता है कि भारत की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाएगा। भारत की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाएगा, भारत की अनुच्छेद 79 में किसका प्रावधान किया गया, संसद का, कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाएगा, संसद। ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 79 में किया गया है, जिसका निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा, जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा, देखो प्रश्न आ जाते हैं संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्यों सम्मिलित किया गया संसद के अंदर, व्यवस्थापिका के अंदर, क्योंकि भारत की जो इतने भी कानून हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में ही मान्य होते हैं, पारित होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को भी व्यवस्थापिका संसद का प्रमुख अंग माना गया है। आगे देखिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण
अपनाने के कारण भारत में शासन के 2 स्तर होंगे। शासन के 2 स्तर होंगे। भारत तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण भारत में शासन के 2 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे? 2 स्तर होंगे। या व्यवस्था, भारत में व्यवस्थापिका के 2 स्तर होंगे या भारत में शासन के 2 स्तर होंगे। एक ही बात है। संसद की संरचना और संगठन को निम्नानुसार समझा जा सकता है। संसद की संरचना व संगठन को निम्नानुसार समझा जा सकता है। निम्नानुसार समझा जा सकता है। भारत में व्यवस्थापिका के तो देखिए, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? संसदीय व्यवस्था में लोकसभा की। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? लोकसभा। प्रश्न आ जाता है आपके कि देखो, एक डायरेक्ट प्रश्न आ जाए 6 नंबर में, संसद की संरचना और संगठन बताए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में विवरण लिखना पड़ेगा। प्रश्न आ जाए कि लोकसभा की संरचना और संगठन बताइए, लोकसभा के सदस्य चुनने की योग्यता बताइए, लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी बताइए, लोकसभा का कार्यकाल बताइए। ये सब बातों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संसद के कितने सदन होते हैं बच्चों? 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? लोकसभा का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? लोकसभा का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। लोकसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है, जिससे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? जिससे निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? जो ज़्यादा लोकप्रिय होता है वही व्यक्ति इसमें चुनाव जीतता है। ठीक है, तो आगे देखिए, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा की संरचना और संगठन की प्रक्रिया को लोकसभा की संरचना व संगठन की प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? निम्न बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पहला बिंदु कौन सा होगा? सदस्य संख्या। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो सबसे पहला बिंदु क्या है? सदस्य संख्या। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं बच्चों? 545 है। इसके ऊपर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।